गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची हैं शेख हसीना। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना के C-17 और भारतीय वायुसेना के हरकुलिस विमान हैंगर के पास पार्क किया जाएगा हसीना का विमान। ये कहा जा रहा है रिफ्यूलिंग होगी उनके विमान की और उसके बाद वो लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंच चुकी हैं शेख हसीना, ये जानकारी आ रही है। हालांकि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हैं। पीसीआर वो तस्वीरें लगातार दिखाइए, बिग वॉल पर वो तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए जो अभी अभी आई है बांग्लादेश से कुछ देर पहले। अभी अभी बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी आगजनी की तस्वीर आई है, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में एक इस वक्त तख्ता पलट के बाद, वहां की प्रधानमंत्री इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना लंदन जा रही हैं या फिनलैंड जा रही हैं। हालांकि इस वक्त वो गाजियाबाद में भारत में मौजूद हैं, हिंडन एयरबेस पर उनका विमान मौजूद है ये बताया जा रहा है और वहां पर वो रिफ्यूलिंग के बाद लंदन की तरफ जाएंगी, ये जानकारी सामने आ रही है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। तो ये तस्वीरें आप देखिए, शेख हसीना जब बांग्लादेश से निकली उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप शेख हसीना जब मिलिट्री के एक चॉपर से निकली ढाका इंटरनेशनल ढाका से और फिर वहां से वो पहुंची भारत और भारत से फिर एक फ्लाइट के जरिए जो पश्चिम बंगाल से उड़ी वो पहुंची गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस और यहां से वो लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। ये खबर आपको देखनी चाहिए, बहुत बड़ी खबर है। आर्मी चीफ ने वहां पर ऐलान किया कि हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे और उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या होगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में अब हालात खराब हो गए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में देखिए बॉर्डर पर बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बीएसएफ लगातार बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के संपर्क में है। इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर आवागमन बंद हो चुका है। बांग्लादेश की सीमावर्ती सड़कों पर कर्फ्यू के हालात हैं। जवानों को भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट पर ड्यूटी करने के अहम निर्देश दिए गए हैं। बीएसएफ के सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। एक खबर और जल्दी से फिर अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। देखिए, बांग्लादेश के आर्मी चीफ का बड़ा ऐलान, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाएंगे, यह वहां के आर्मी चीफ ने कहा है। देश सेना पर भरोसा रखे, मसले का हल होगा, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग सुनेंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, ये आर्मी चीफ ने कहा है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है, वो शॉर्ट सारे चलाते रहिए पीसीआर जो आज बांग्लादेश से आए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिस्टन सर हैं हमारे साथ एज डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर हैं, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं और जहां तक मेरी जानकारी है वो बांग्लादेश में भी सर्व कर चुके हैं, और संजय भारद्वाज हैं इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जनरल बख्शी, पहला कमेंट आपसे, क्या हो रहा है सर बांग्लादेश में और अब बांग्लादेश का क्या होगा? देखिए, बांग्लादेश में मैदान जैसा कू मुझे दिखाई दे रहा है, जिसको वायलेट रेवोल्यूशन कहते हैं, अप्रैल स्प्रिंग कह लीजिए। ये फॉरेन ऑर्केस्ट्रेटेड एक कू है। श्रीमती हसीना ने बहुत साफ कहा था कि किसी विदेशी ताकत ने उनसे एक आइलैंड मांगा है, बेस राइट्स के लिए बेस मांगा है, उन्होंने मना कर दिया। चीन ने उनसे पनडुब्बियां अपने स्टेशन करने के लिए वहां पे हक मांगा था उनके पोर्ट्स में, उन्होंने मना किया। तीस्ता का कॉन्ट्रैक्ट वो चीन चाहता था, वो उन्होंने भारत को दिया। तो उनके दुश्मन तो बहुत थे और मुद्दा बताया गया 30% रिजर्वेशन जो कि मुक्ति योद्धास के बच्चों के लिए की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने काट के 5% कर दिया। अब साहब, ये इतना संगीन मुद्दा है क्या कि एक इलेक्टेड सरकार का इस तरह तख्ता पलटा जाए? ये साहब, ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड कू है, ये एक मैदान कू है। आप ये कहना चाह रहे हैं जनरल बख्शी, मुझे हिंडन एयरबेस जाना होगा, वहां पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश का ये उनका आंदोलन नहीं है, ये किसी विदेशी ताकत ने करवाया है और वो विदेशी ताकत चीन भी हो सकता है? इसमें चीन का भी हाथ है। चीन का मोहरा पाकिस्तान, पाकिस्तान की आईएसआई, यहाँ के इस्लामिक
कट्टरपंथियों से अच्छी तरह जुड़ी है। इसमें लगता है वेस्टर्न एजेंसीज का भी हाथ है, जो धमका रही थी, जो कह रही थी हसीना वाजेद को कि ये जायज इनका रिजीम नहीं है क्योंकि इलेक्शन ने हिस्सा नहीं लिया। अब इलेक्शन को कोई ऑपोजिशन को कोई मजबूर नहीं कर सकता कि वो जबरन उनसे इलेक्शन में पार्ट कराए। और देखिए ये बिल्कुल 1975 का डेजा वू हो गया है। एक मुझे आधा मिनट दीजिए। 1975 का डेजा वू हमें याद है, तब जो है इनके फादर मुजीबुर रहमान साहब के बरखिलाफ, बंगबंधु के बरखिलाफ एक कू वहां होने वाला था। हमारी इंटेलिजेंस को भनक लग गई, उन्होंने एआरसी का हेलीकॉप्टर भेजा था। वो तस्वीर है, वो तस्वीर दिखाइए, वो जो 3 ने दिखाइए सुरक्षा के लिए। हाँ, दिखाइए। बंगबंधु नहीं माने और बड़ा ट्रैजिक वहां पे उसका डिनाउमेंट हुआ और केवल बची थी हसीना वाजेद। और अब तकरीबन हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ। लेकिन इस बार लगता है कि बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस ने इतना तो कोऑपरेट किया कि उनको बाहर जाने दिया। हालांकि कल उन्होंने कहा था कि हम लोगों के साथ हैं, हम रेजिम के साथ नहीं हैं। ठीक है। और अब उन्होंने आर्मी चीफ ने बोला है कि अंतरिम सरकार आएगी। और ये अंतरिम सरकार अंतरिम भी रहे तो ठीक है, क्योंकि पक्की सरकार अगर लाने की कोशिश की गई तो वो कू होगा। वो कू होगा। ये बड़ी बात कही आपने सर। जनरल बख्शी आपने बड़ी बात कही है कि अंतरिम सरकार ही रहे, लेकिन अंतिम सरकार में कौन शामिल होगा? संजीव, शेख हसीना का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर इस वक्त खड़ा हुआ है, क्या जानकारी है? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हिंडन एयरबेस के अंदर शेख हसीना का विमान उतर चुका है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उनका विमान यहां से तेल भरवाने के बाद लंदन के लिए रवाना हो जाएगा। ऐसे में यहां पर जो लोगों का भीड़ भाड़ वाला इलाका है, शाम का समय है, यहाँ पर काफी लोग आते जाते हैं, तो ऐसे में भीड़ भी बढ़ गई है और लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है यहाँ मीडिया का भी जमावड़ा होता जा रहा है और शेख हसीना शायद सड़क मार्ग से दिल्ली भी जा सकती है, इसकी भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो ऐसे में क्या शेख हसीना पहले दिल्ली जाकर बड़े नेताओं से मिलेंगी या ये जैसे ही अपडेट आएगा अपने व्यूअर्स को देंगे। लेकिन जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस पर मौजूद है और वो दिल्ली भी आ सकती हैं। वो कैसे आएंगी ये देखना होगा। लेकिन इसी बीच एक इनसाइड स्टोरी है। शुक्रिया आपका संजीव इन तमाम जानकारियों के लिए। एक इनसाइड स्टोरी है, शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट। क्या इसके पीछे वहां जमाते इस्लामी नाम की एक कट्टरपंथी पार्टी का भी हाथ है? क्यों, आप सुनिए। शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमाते इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम बांग्लादेश में कई हफ्ते तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद यह संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। आंदोलनकारी छात्रों को जमाते इस्लामी ने भड़काया और सरकार और छात्रों की बातचीत कामयाब नहीं होने दी, जिसके बाद स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जमाते इस्लामी है क्या? जमाते इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है। यह राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है। जमाते इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमाते इस्लामी का पंजीकरण रद्द कर दिया था और इसके बाद जमात चुनाव आयोग से लड़ने से अयोग्य ठहरा दी गई थी। जमाते इस्लामी का बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने में भी नाम आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जमाते इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन एम्बेसडर चक्रवर्ती के पास चलते हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश में सर्व कर चुके हैं। सर, बांग्लादेश में 1971 लड़ाई हुई, उन्होंने मुक्ति वाहिनी ने वहां लड़ाई लड़ी, एक नया देश बनता है। 1975 में एक फिर से वहां पर कू होता है। 1975 के बाद 49 सालों के बाद जब लग रहा था कि बांग्लादेश में एक लंबा सफर तय करके वो आगे जा रहे हैं, एक बार फिर सर तख्ता पलट। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि ये बांग्लादेश की जो इतिहास है उसमें कई ऐसे मतलब जो खून से लथपथ वाले जो एपिसोड्स हैं वो हुए हैं। तो ये भी उसी कार्यक्रम का एक और है। बांग्लादेश की जो सेना है वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन पहले भी कर चुकी है, और उनका हमेशा एक जो एक्सक्यूज होता है कि कंट्री में केओस हो गया है, सब लोग मारे जा रहे हैं, बहुत वायलेंस हो रहा है। मैं जब हाई कमिश्नर था तब भी यही एक्सक्यूज था वहाँ। हाँ भी
2007 में जी। तो तब भी एक सरकार आई जो केयर टेकर कहलाती थी, पर पीछे आर्मी का हाथ था। आज केयर टेकर नहीं तो उसका नाम इंटरिम हो गया है। उसकी वजह है क्योंकि एक प्रोविजन था केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आज नहीं है, उसको निकाला, अमेंडमेंट हो गया था। तो इंटरिम गवर्नमेंट में कौन होगा? मैं समझता हूँ इंटरिम गवर्नमेंट में शायद पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ना हो, एकेडमिक्स हो, प्रोफेसर्स हैं, कुछ जनरल वेनरल तो जरूर होंगे जो एक्स जनरल्स हैं, तो क्योंकि ये आर्मी करा रही है और पीछे से आर्मी का हाथ रहेगा इसको चलाने में। तो मुझे लगता है कि ये इंटरिम गवर्नमेंट, वैसे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप कुछ भी देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, पर वो कहेंगे कि हम क्या करें, अब तो अराजकता हो गई है इतनी कि हमें तो देश को बचाना है, इस तरह की बातें होंगी और ये इंटरिम गवर्नमेंट आएगा। ये इंटरिम गवर्नमेंट कब तक चलेगा, कैसे होगा? मुझे लगता है इसके बाद तो इलेक्शन के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट को उस दिन स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर उनको इलेक्शन करना नहीं, लेकिन पड़ेगा, मैं ये इसमें जो एक सवाल, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है। एक सवाल मनीष आपसे लेना चाहता हूं। जनरल मिनिस्टर में आ रहा हूं आपके पास, ये जमात इस्लामी की भूमिका क्या है? देखिए, जमात इस्लामी की भूमिका मैं लगातार बताता ये हूं, है आप कि पूछिए। बांग्लादेश की सरकार और उसकी एजेंसी ये साफ तौर पर कहते आई है कि आईएसआई इनको डील करती है और उसी हिसाब से जमात इस्लामी का रोल पिछले सालों में रहा है। और बाद में जब उन्होंने मुख्य अपोजिशन पार्टी बीएनपी के साथ अपना गठबंधन कर लिया, उसके बाद इस प्रोटेस्ट में आप साफ तौर पर देख रहे हैं, जनरल बख्शी ने आपको इशारे में कह दिया, वो नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर आपको कह दिया कि इसमें किसका हाथ है। देखिए, जनवरी में इलेक्शन हुआ, अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं फेयर इलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो सोच लो एक एक आदमी का हम वीजा रद्द कर देंगे। और फेयर इलेक्शन के बाद 7 महीने के अंदर क्या हुआ वो आपने देख लिया। अब मेरा कहना यह है कि अगर बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं है तो फिर कहां लोकतंत्र है? अमेरिका में, जहां पर कि अभी अपोजिशन कैंडिडेट पर गोली चल रही है। और बांग्लादेश की हालत को आप देखिए, 71 में एक देश का जन्म होता है। एयर इंडिया ने ढाका की सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। देखिए, बांग्लादेश से जुड़ी एक बड़ी खबर, सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से रद्द, ये एयर इंडिया ने कहा है। सुरक्षा कारणों से एयर इंडिया ने फैसला लिया, मेहमानों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, ये कहा है एयर इंडिया ने। तो ढाका जाने वाली सारी फ्लाइट्स एयर इंडिया ने रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने ढाका की सारी फ्लाइट्स रद्द की हैं। वो कह रहे हैं कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और ये नई तस्वीर आ रही है, देखिए बांग्लादेश से, देखिए आपको धुआं दिख रहा होगा, आगजनी की तस्वीर आपको दिख रही होगी। ये है बांग्लादेश में इस वक्त की तस्वीर, ये इस वक्त की ग्लोबल एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में ये ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे इस वक्त वहां पर आप देखिए अभी सड़कें खाली पड़ी हैं और दूर आपको धुआं दिख रहा है, जो प्रदर्शनकारियों की जलाई गई आग का सबूत है। और ये बताता है कि बांग्लादेश में ये जो सन्नाटा है, ये एक बहुत बड़े तूफान के बाद आया हुआ सन्नाटा है, क्योंकि एक तूफान आकर निकल गया जहां पर सड़क पर जनसैलाब आ गया, लोगों ने अपने ही देश की प्रधानमंत्री को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो इस वक्त भारत में हिंडन एयरबेस पर हैं, जहां से उनका विमान लंदन या फिनलैंड जा सकता है। लेकिन जगह जगह आप देखिए आग जल रही है। आपको इस तस्वीर में भी आग दिख रही होगी, कैसे आग यहां पर जलती हुई दिख रही है। आपको दिख रहा होगा सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, एकदम सन्नाटा है, छुट्टा पुट्टे लोग दिख रहे हैं। और ये भी प्रदर्शनकारी हैं जो वहां पर शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे। देखिए इस शॉट में आपको तस्वीरों में दिख रही है कैसे वहां पर सड़क पर आग जल रही है। तस्वीर दिखाते रहिएगा। लेकिन जनरल मेस्टन, सवाल यह है कि बांग्लादेश इस तरह से अगर अनस्टेबल होगा तो फिर इंडिया के लिए ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है? और बिल्कुल इंस्टेबिलिटी जो बांग्लादेश में है वो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर नहीं है सिक्योरिटी के लिहाज से। देखिए जो भी हालात हो रहे हैं, पहली बात हम सबको पता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो थी, जो अभी रिजाइन करके चली गई है शेख हसीना, ये प्रो इंडिया थी और इनकी जितने भी सारी पॉलिसीज थी इंडिया को सूट करती थी। जो दूसरी पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जो इनके साथ जमात इस्लामी वगैरह, वो साफ जाहिर है कि उनका जो रवैया एंटी इंडिया रहा है शुरू से ही। और साथ में वो खासकर ये आईएसआई का इन्फ्लुएंस तो जमात इस्लामी में है और चाइना का भी है, जैसे जनरल जीडी बख्शी ने भी बोला। तो उस लिहाज से ये आज की हालात में इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा। इसीलिए हमने कुछ एकदम तुरंत एक्शन लिए हैं और लॉन्ग टर्म एक्शन भी होंगे। पहले तो हमने अपनी जो इंडियन हाई कमीशन है वहां पर बांग्लादेश की वो जो सिक्योरिटी है उनका फर्ज है वो बढ़ाना, और वो जाहिर है उसको बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि इंडियन
हाई कमीशन में अगर कुछ हो जाएगा तो फिर वो बहुत उसके रिपरकशंस होंगे। दूसरा, एयर इंडिया ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, सारी फ्लाइट रद्द कर दी है। तीसरा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी वहां पर नफरी बहुत तादाद में बढ़ा दी है और वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह काफी तगड़ी होगी, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये अभी इन्फिल्ट्रेशन कौन करेगा? इन्फिल्ट्रेशन जाहिर है ये जो टेररिस्ट है, जो आईएसआई एजेंट्स हैं, जो जमायत इस्लामी है, वो तो वहां बैठे हुए हैं। अब आप देखिए, फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने इंडिपेंडेंट बांग्लादेश खड़ा किया हिंदुस्तान फौज के साथ, वो तो हम लोग एक सर एक बड़ी खबर आ रही है, सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन मनीष एक बड़ी खबर ब्रेक करना चाह रहे हैं। मनीष बताइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बता दें कि अब लगभग बहुत हद तक ये तय हो चुका है कि शेख हसीना गाजियाबाद से दिल्ली आ रही हैं और ये खबर ऑफिशियल सोर्सेज से मुझे मिल रही है कि उनको दिल्ली लाया जा रहा है। तो बहुत हद तक संभावना है, अभी हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली लाया जा रहा है मतलब क्या, जरा डिटेल बताइए। क्या उनकी किसी यहाँ पर राजनेता से, किसी मंत्री से मुलाकात हो सकती है या उनको यहाँ किसी जगह रखा जाएगा, क्या जानकारी है? देखिए इस वक्त हालांकि ये तय नहीं है कि वो उनकी किससे मुलाकात है। लेकिन मैं चूंकि विदेश मंत्रालय और लगातार डिप्लोमेसी को कवर करते हुए मैं एक अनुमान के हिसाब से आपको ये कह सकता हूं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर शेख हसीना की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या फिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से होती है, और होनी भी चाहिए क्योंकि भारत का एक मित्र देश रहा है। शेख हसीना हमेशा से सहयोगी रही हैं और इसी वजह से अगर आप देखिए कि शेख हसीना को जब जान पर बनाई और जब वहां से ढाका से वो निकली तो उनका विमान आकर दिल्ली में हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ और दिल्ली से गाजियाबाद से वो दिल्ली के रास्ते में निकल रही हैं और दिल्ली पहुंचेंगी। तो मैं बहुत हद तक अपने अनुमान के आधार पर आपको ये कह रहा हूं कि इंडियन लीडरशिप से, यानी कि प्रधानमंत्री से या विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात होगी कि क्या कुछ हुआ, आगे क्या हो सकता है, उसको लेकर ये भारत का वो चेहरा है जो शेख हसीना के साथ वो खड़ा होता हुआ यहां पर दिखाई देने वाला है। तो गाजियाबाद से दिल्ली आना और फिर दिल्ली आने का मतलब साफ तौर पर है कि यहां पर आपको इंडियन लीडरशिप से, यानी प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से, कुछ और दूसरे ये जो आपने बताया है ये बहुत अहम है। शेख हसीना का इस वक्त भारत होना और उस वक्त जब उनके देश में उनको पसंद नहीं किया जा रहा है, ये कितना बोल्ड मूव है इंडिया का, और आप इसका क्या आगे भविष्य देखते हैं? देखिए, ये शेख हसीना का भारत होना, इसका तो एक नेचुरल, भारत एक नेचुरल डेस्टिनेशन है। चाहे वो कभी से ही आप देखते हैं कि बांग्लादेशी के लिए सबसे जो इजीएस्ट डेस्टिनेशन है वो भारत है। तो शेख हसीना का भारत के साथ एक बहुत गहरा संबंध रहा है। जो 1975 में उनके फादर का असेसिनेशन हुआ, बंगबंधु मुजीबुर रहमान का असेसिनेशन हुआ, तब भी वो इंडिया में उसके बाद आई। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, एस जयशंकर से शेख हसीना मिल सकती हैं, ये जानकारी आ रही है। गाजियाबाद से दिल्ली पहुंच सकती हैं शेख हसीना और एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हो सकती है। प्रोफेसर भारद्वाज आप बोलिए। जब 1975 में भी उनको जो सबसे इजीएस्ट जो शरण दिया वो भारत में रही, यहाँ पे रह के पढ़ाई की, भारत ने उनको पूरी सुरक्षा दी। तो उनका जो क्रिटिकल टाइम रहा उसमें तब भारत खड़ा हुआ, दोबारा अभी क्रिटिकल टाइम है भारत की। शेख हसीना ने जो पिछले 15 साल में बांग्लादेश को दिया वो किसी रेजिम ने नहीं दिया। इतना स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंटल पार्टनरशिप भारत के साथ डेवलप की, वहीं पर एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी अपनाते हुए चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाए, चाइना से जितना प्रोजेक्ट ला सकती थी, जितनी डेवलपमेंटल सपोर्ट ला सकती थी लेके आई, और साथ ही साथ जो जिस तरीके से एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स, वेस्टर्न जो प्रेशर्स बांग्लादेश पे आ रहे थे उनको भी बैलेंस करके रखा। तो निश्चित रूप से जो शेख हसीना का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है, जो बांग्लादेश को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिया, और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से वहां इन्वेस्टमेंट आया और इन्वेस्टमेंट से वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। आज बांग्लादेश एलडीसी से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ ग्रेजुएट हो रहा है। उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो कई साउथ एशियन देशों से बेहतर है। आप उसका फॉरेन रिजर्व्स देखते हैं वो कई साउथ एशियन देशों से बेहतर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बांग्लादेश आगे है। तो निश्चित रूप से जो एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप भारत के साथ, एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भारत के साथ डेवलप की, उसकी वजह से बांग्लादेश का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। अब आई है यहाँ पे, अब जिस तरीके का सॉल्यूशन वहां की इंटरिम गवर्नमेंट या आर्मी बैक्ड गवर्नमेंट लाती है, क्या वो उस डेवलपमेंटल बोर्ड को आगे, डेवलपमेंटल ड्राइव को आगे चला पाए? ठीक है प्रोफेसर भारद्वाज, थोड़ा छोटा आज विश्लेषण रखेंगे क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं और एकदम तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। अब भारत में भी बहुत तेजी से खबरें आ रही हैं। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम से मिलने पहुंचे हैं। अब देखिए भारत के विदेश मंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने संसद भवन में पीएम ऑफिस में पहुंचे हैं। पीएम ऑफिस में यह मुलाकात हो रही है क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, इसलिए बहुत अहम है इस वक्त। आप कह सकते हैं लाजमी है कि जो टॉप लीडरशिप है या भारत में जो सरकार है उसमें भी अब इसको लेकर चर्निंग
हो रही होगी। संसद भवन के पीएम ऑफिस में मुलाकात हो रही है इस वक्त एस जयशंकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और शेख हसीना एस जयशंकर से मिल सकती हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी बात कही जा रही है कि वो गाजियाबाद से दिल्ली आएंगी, इस वक्त की एक बड़ी खबर। लेकिन यहां पर एम्बेसडर चक्रवर्ती मुझे ये बताइए, भारत की भूमिका इस वक्त कितनी अहम है इस पूरे एपिसोड में? कि हमने ऑफिशियली जो पोजीशन लिया था उसमें हमने कहा था कि ये उनका अंदरूनी मामला है, इट्स एन इंटरनल मैटर फॉर देम, और ये उसको खुद ही मतलब जो उन्होंने करना है उसको सुधारें या जो भी करें सॉल्व करें, और वो पोजीशन हमारी रही है। और अब तो उन्होंने फेट अकम्पली हो गया है कि उनको बाहर आना है, जब उन्होंने रिजाइन कर दिया है, एंड शी मस्ट हैव प्रेफर्ड कि हम इंडिया जाना चाहते हैं, तो हम ना तो नहीं कर सकते, वो तो पहले भी यहाँ रह चुकी है। हम तो उन्होंने शरण लिया था जब 75 के बाद बंगबंधु को मारा गया, उनके पूरे परिवार को मार दिया गया, और तो तब से तो इंडिया के साथ उनके रिश्ते रहे, तो इसमें तो सवाल ही नहीं उठता कि हम ना कर दें कि यहाँ मत आइए। तो इसीलिए वो आई हैं, शायद यहाँ कुछ परामर्श करेंगी या कुछ बातचीत होगी, कुछ वो भारत के जो लीडर्स हैं उनको कुछ बताएंगी कि भाई ऐसा हुआ जैसा भी हुआ, और फिर वो कहीं और जाना चाहती है तो जाएगी। यही सुन रहे हैं हम लोग कि वो शायद किसी और। ओके सर, ये मतलब लेकिन भारत की भूमिका इस वक्त बड़ी क्रिटिकल हो गई है इस पूरे एपिसोड में। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो खबर अगर रेडियो तो पीछे मुझे दीजिए। जमाते इस्लामी ने अपने समर्थकों को एक बड़ा संदेश दिया है, वो खबर भी इस वक्त है। वो खबर जैसे रेडी होती है हम आप तक लेकर आते हैं। शेख हसीना को घेरने का संदेश दिया, ऐसी जानकारी आ रही है, और कहा कि जिस देश में रुके उसके दूतावास को घेरो, ये जमाते इस्लामी ने कहा है। सुमित, शेख हसीना के पीछे जमाते इस्लामी का यहाँ पर क्या इंटरेस्ट दिखता है जिस तरह से वो पीछे पड़े हुए? देखिए, बिल्कुल जमाते इस्लामी की बात कर ले, आपने बीएनपी पार्टी की बात करी, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अब से आईएसआई और उनकी एक बड़ी मीटिंग हुई थी सऊदी के अंदर, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार आप देखिए कि कैसे इस पूरे मूवमेंट को प्लान किया गया। पहले इसकी स्टार्टिंग होती है आप ढाका यूनिवर्सिटी से, जो एक स्टूडेंट यूनियन के एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के तौर पर होती है। धीरे धीरे ये सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में फैल जाता है, और फिर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक मास मूवमेंट में बदल जाता है। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ना सिर्फ इसको लेकर एजेंडा सेट कर रही थी, बल्कि अब ये कोशिश कर रही है कि अब इस एजेंडा पे जो सरकार गिरी है इसमें कहीं ना कहीं वो काबिज हो जाए, वो लगातार पॉलिसीज को चलाएं, वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले ले। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इसके सबसे पीछे आईएसआई और चाइना का बहुत बड़ा रोल है, खासतौर पर आईएसआई का। आईएसआई लगातार बहुत लंबे समय से लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रही थी। उनकी जो एम्बेसी है उसमें कहा जा रहा था इसको लेकर कई बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें बीएनपी पार्टी के कई लीडर्स में शामिल थे, और जमात इस्लामिया उसमें खासतौर पर सबसे ज्यादा इंक्लूड होता था। और आज भी जब आप देखें कि खासतौर पे जब मीटिंग हुई, जब आर्मी चीफ और आर्मी डेलीगेशन में, उसमें जमात इस्लामिया का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि वो तय कर रहे थे कि आखिरकार इस पूरे नई कैबिनेट में कौन कौन लोग। और मुझे एक जानकारी ये दी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस बारे में जैसे ही रेडी होंगे हमारे संवाददाता, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर जो जमात वाली हम बता रहे थे, जमात इस्लामी ने अपने समर्थकों को संदेश दिया है, बड़ी खबर, शेख हसीना को घेरो, शेख हसीना को घेरो। वो शेख हसीना के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस देश में शेख हसीना रुके उसके दूतावास को घेरो। तो टेक्निकली तो इस वक्त शेख हसीना भारत में है। जनरल मेस्टन, तो क्या भारत को अपने वहां पर उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है इस वक्त ढाका में? बिल्कुल, वही मैंने आपको पॉइंट भी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स अब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और खासकर जो हमारी हाई कमीशन है ढाका में, उसकी सिक्योरिटी। अब इत्तेफाक से क्या होता है कि जो सिक्योरिटी है वो भी जिम्मेदारी हो जाती है होस्ट कंट्री की, जो वो हो जाती है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पुलिस, बांग्लादेश आर्मी की अभी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर वहाँ कुछ भी होता है, वैसे मैं को 99% श्योर हूँ, 99 के 100% श्योर हूँ कुछ होएगा नहीं, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा तो उनको रिपरकशंस पता है, तो फिर तो ये तो एंड बिल्कुल इंडिया के खिलाफ एक स्ट्राइक हो जाएगी। और वो बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश की जो भी इंटरम गवर्नमेंट तो खैर अभी बनी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ नहीं चाहेंगे। तो मेरे को लगता है वो सिक्योरिटी बहुत बढ़ाएंगे, और हमें भी इंडिया में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जैसे बांग्लादेश एम्बेसी है, उसमें भी हमने काफी हद तक सिक्योरिटी
बढ़ा दी होगी, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पर भी जो इनका हाई कमिश्नर पोस्टेड है बांग्लादेश का, वो भी एक टारगेट बन सकता है। और इसलिए नहीं, लेकिन इसमें आप बांग्लादेश की आर्मी का क्या रोल देखते हैं सर? जिस तरह से वहां के जनरल आए, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए और उन्होंने कहा कि हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे, सब कुछ शांत होगा, शांति सही होगा, शांति बनाए रखिए। क्या आपको इस स्कोप में आर्मी की कोई भूमिका नजर आती है, या क्योंकि स्थिति बिगड़ गई इसलिए आर्मी को यह भूमिका निभानी पड़ रही है? देखिए, आर्मी को ये भूमिका निभानी पड़ेगी। पहली बात हमको ये समझना, ये वो आर्मी है जो 1971 के बाद ऑफिसर बनी है। तो इसमें 71 से पहला कोई नहीं है जब ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाती थी, तो वो एक बड़ी अच्छी एक बात है। दूसरा, भारतीय सेना और बांग्लादेश आर्मी के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है। मैं खुद 2007-8 में आर्मी चीफ के साथ बांग्लादेश गए थे। हाँ। तो वहां पर भी मैंने देखा, और मैं जितने भी बांग्लादेश ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट किया हूँ, वो काफी, मैं बोलूंगा, प्रो इंडियन है। कुछ हो सकते हैं जो प्रो पाकिस्तानी लीनिंग्स हैं, लेकिन वो बहुत कम मेजॉरिटी। ठीक है सर, मैं इस पर बात करूंगा। आपने अपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन एक बड़ी खबर जो मैं बता रहा था, इस वक्त भारत में भी हलचल तेज है। संसद भवन में प्रधानमंत्री के दफ्तर में मौजूद हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रधानमंत्री को वो सारा जो है सब कुछ इस वक्त हालात है सारे उनकी जानकारी दे रहे हैं। हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री की मीटिंग चल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। जब संसद भवन में जो प्रधानमंत्री का दफ्तर है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात चल रही है। और माना जा रहा है कि इस बैठक में बांग्लादेश के जो राजनीतिक हालात हैं, उस हालात को लेकर एस जयशंकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे। और चूंकि एक डिप्लोमेटिक सेंसिटिव सिचुएशन भी है, तो ऐसे में भारत का रुख क्या रहेगा, क्योंकि अभी तक भारत की तरफ से कोई भी बयान इस मामले पे नहीं आया, तो ऐसे में भारत का क्या बयान रहेगा, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। और आपको हम एक अपडेट और दे दें कि जो बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है। विदेश मंत्री अभी प्रधानमंत्री के ऑफिस से निकलकर हम लोग के सामने बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारत की तरफ से, चूंकि सबको एक पड़ोसी ऐसा देश है, और पड़ोसी देश में अगर ऐसा होता तो जाहिर तौर पर उसका असर भारत पे भी पड़ सकता है। ठीक बात है। भारत का रुख क्या रहेगा, और इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। ये बैठक खत्म हो चुकी है, ये अपडेट कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका आनंद। तो देखिए, ये विदेश मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हो चुकी है। एम्बेसडर चक्रवर्ती, क्या बातें हुई होंगी विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच? क्या जानकारी वहां पर दी होगी विदेश मंत्री ने? एक तो कि क्या हालत है कि हसीना यहाँ आ चुकी है, और पता नहीं कोई अगर उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा हो कि हम, हसीना ने भेजा हो कि किसी से मिलना चाहती हैं, या प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं, तो उस पर चर्चा होगी कि भाई मिले ना मिले, इस तरह की बातें जरूर हो सकती है। और या किससे मिले, या उन्होंने क्या बोला है कि क्या वो यहाँ रहना चाहती हैं, क्या हमें उनको यहाँ पे पनाह देनी चाहिए, इस तरह की बातें हो सकती हैं। अनलेस अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया हो कि आगे कहाँ जाना है, तो मुझे यहाँ रहना है कुछ, ठीक है, तो ये है, इस तरह की बातें हो। ठीक है संजय भारद्वाज जी, अब यहां से आपको लगता है कि शेख हसीना के लिए जो बेस्ट असाइलम हो सकता है वो लंदन हो सकता है, या वो भारत भी रह सकती हैं, ऐसी भी कोई जानकारी, ऐसा भी आपको लगता है? आपको मुझे नहीं लगता कि वो भारत में रहेगी इस स्थिति में, क्योंकि भारत भी निश्चित रूप से बांग्लादेश में जो फर्दर डेवलपमेंट होंगे उनके प्रति सचेत है, कंसर्न है कि किस तरीके से। और एक तरीके से जो बांग्लादेश में एंटी हसीना एक पॉलिटिक्स होता था, उसमें इंडिया के साथ में टैग कर दिया जाता था कि इंडिया इज रनिंग शेख हसीना गवर्नमेंट। तो उस तरीके की हालात में मुझे नहीं लगता कि वो भारत में रहेगी। निश्चित रूप से या तो लंदन जाए, या सऊदी अरबिया, या किसी ऐसी जगह जाएगी जहाँ पे शेख हसीना या के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन एक बात मैं गौरव यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखिए, बांग्लादेश की जनता, वो अभी ये दो तीन आगे कुछ दिनों में सब पता लग जाएगा कि वो शेख हसीना जो कर रही थी, जो डिलीवर कर रही थी, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर में हो, सोशल सेक्टर में हो, या पॉलिटिकल में, क्या ये नई सरकार जो बनेगी वो डिलीवर कर पाएगी? ये आपने बिल्कुल वही बात बोल दी जो मैं अभी दिखाने जा रहा था। मेरे पास कुछ सवाल हैं और कुछ फैक्ट्स हैं, मैं इसी पर आपसे आगे बात करूंगा। आपने कहा ना कि बांग्लादेश में नई सरकार कैसी होगी, कौन चलाएगा, बांग्लादेश कौन चलाएगा, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। खालिदा जिया जिनकी बात की जा रही है वो बहुत बीमार है, एक बेटा मर चुका है और दूसरा लंदन में है। तो खालिदा जिया बीमार है, उनका एक बेटा मर नहीं है इस दुनिया में, दूसरा लंदन में है। तारिक रजा को बांग्लादेश में उम्र कैद की सजा हुई थी। क्या बीएनपी तारिक रजा को बांग्लादेश की कमान सौंप सकती है? क्या लगता है आपको संजय भारद्वाज जी? आप इसी की बात कर रहे थे, कौन हो सकता है यहाँ पर
शेख हसीना की जगह अभी एक बात नाम आ रहा है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, उनका भी नाम आ रहा है। देखिए, मैं एक बात गौरव जी एक बात मैं आपको बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मैं आपको एक बात साफ कहना चाहता हूं। देखिए, मोहम्मद यूनुस, मैं पहली बात तो ये कहता हूं कि बांग्लादेश में न्यूट्रल कौन है, क्योंकि सिविल सोसाइटी और पॉलिटी इज वर्टिकली डिवाइडेड टू फोर्सेस, दो फोर्सेस में डिवाइडेड है, या तो एंटी अवामी लीग है या प्रो अवामी लीग है। तो मोहम्मद यूनुस जो है, वो उसकी जो पॉलिसी, जो उसके स्टेटमेंट्स, आज भी उनका एक इंटरव्यू आया, उसमें वो साफ एंटी अवामी लीग है। तो जब पार्टीजन नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है सत्ता में घुसने का और केयरटेकर गवर्नमेंट का हेड चीफ बनने का। पहले भी ये सवाल 2006 में भी ये बात उभर के आया था। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, ना ही बीएनपी उनको एक्सेप्ट करेगी, ना ही जमात एक्सेप्ट करेगी, ना ही अवामी लीग। तो वहां पर सवाल आता है कि बांग्लादेश में न्यूट्रल व्यक्ति कौन है और कितना जो बांग्लादेश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगा। एक बहुत बड़ा एक सवाल बांग्लादेश में हमेशा बना हुआ है, क्योंकि विनर टेक्स ऑल का एक सिद्धांत हमेशा रहता है। बीएनपी रहती है, बीएनपी अपने सब व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है। अवामी लीग रहती है, तो अवामी लीग अपने सब व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है। यहाँ पर आर्मी कैसे व्यक्ति को चूज करती है, कहाँ पे, जैसे कुछ नाम आ रहे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो न्यूट्रल नहीं है, वो किसी पार्टी से एफिलिएटेड है, एक्टिविस्ट है पार्टी के। जब पार्टी के एक्टिविस्ट को ही लेके आना है और एक ग्रुप और एक आइडियोलॉजी के लोगों के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है, तो शेख हसीना को हटाने की क्या जरूरत थी? वो भी यही काम कर रही थी, वही निपोटिज्म की बात कर रही थी, वो भी अवामी लीगर्स का मदद कर रही थी, वो भी फ्रीडम फाइटर्स के साथ खड़ी हुई थी, तो उनको हटाने की जरूरत नहीं थी। तो आप बात मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है आर्मी के सामने, कि कौन इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, उनमें कौन कौन लोग होंगे और किस तरीके से वो अपनी न्यूट्रलिटी को साबित कर पाएंगे। जनता की जो एक्सपेक्टेशंस है कि आप जॉब दीजिए, आप 10 दिन में जॉब दे देंगे, कैसे जॉब दे देंगे, आप महीने में जॉब दे देंगे। एक बहुत बड़ा एक डेमोग्राफी है, 17 करोड़ लोग बांग्लादेश में रहते हैं, जहां पे फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, हर तरीके की समस्याएं आती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है। ओके सर, तो ये देखना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और मुझे लगता है जनता शेख हसीना को याद करेगी दोबारा से कि वो सरकार थी जिन्होंने 6 से 7% इकोनॉमिक ग्रोथ रखा, जिसने रेमिटेंसेस की को जनता याद रखेगी, या जनता ने ही उनको वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया? अगर सब नहीं, तो ये जो लोग थे, ये तो बांग्लादेश के ही लोग थे ना, वो चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो, लेकिन थे तो बांग्लादेश के ही, जिन्होंने उनको वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। इतने बड़े कू के बाद अम्बेडकर चक्रवर्ती, आपको लगता है कि बांग्लादेश में नियर फ्यूचर स्टेबिलिटी जल्दी आएगी? लगेगा स्टेबिलिटी आने में। इंटरिम गवर्नमेंट किस तरह के लोग हैं, उसमें अगर लोगों को उन पे आस्था है तो शायद स्टेबिलिटी जल्दी आए, अगर आस्था नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी इतनी जल्दी। और फिर स्टेबिलिटी आकर भी ये इंटरिम गवर्नमेंट तो रह नहीं सकती ना, कितने दिन रहेगी? 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, उसके बाद तो क्या होगा? उसके बाद तो इलेक्शन ही कराना पड़ेगा। और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उनका क्या होगा? वो कैसे इंटरैक्ट करेंगे इनसे? तो ये एक लिम्बो में चला जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो है उसमें चला जाता है। इंटरिम गवर्नमेंट का तो कोई वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक एंगल इलीगल टाइप का गवर्नमेंट हो जाएगा। पर ठीक है, स्टेबिलिटी अगर लाने के लिए ये कामयाब होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर ये भी धराशायी हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। शेख हसीना को हिंडन बेस जो कमांडर एयर कमांडर संजय चोपड़ा उन्होंने रिसीव किया, ये जानकारी आ रही है। सुमित, अगर आप इसको कंफर्म कर सके तो बताइएगा, क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल गौरव, ये प्रोटोकॉल होता है जब भी कोई ऐसा बड़ा डेलीगेट किसी भी देश का वहां पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, ग्रुप कैप्टन रैंक का, वो उनको रिसीव करता है। और खासतौर पर यह भी कि क्योंकि उनके प्रोटोकॉल में किसी तरह की कोई कोताही ना हो, क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री रही हैं और बांग्लादेश में कई बार आ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर उनको रिसीव किया गया, उनको एक अलग से जगह दी गई होगी और खासतौर पर उनको क्या कुछ चाहिए, क्योंकि देखिए रिफ्यूलिंग होनी है उनके एयरक्राफ्ट में या बाकी चीजें उनको मिलने जाना है दिल्ली, ये सारे प्रोटोकॉल बाद में डिसाइड होते हैं। लेकिन उस समय क्योंकि वो वहां पर वो पूरे कमांड के या फिर उस बेस के चीफ होते हैं, चीफ के तौर पर काम करते हैं, कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर, तो निश्चित तौर पर उनको रिसीव करना, उनको बैठाना, उनकी कुछ अगर जरूरत है तो उसको पूरा करना, ये निश्चित तौर पर एक गेस्ट के तौर पर किया जाता है। बिल्कुल। और मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, पीसीआर आप प्लीज मेरा मोबाइल अगर दिखा सके, हमारे मोबाइल विजुअल को, ये तस्वीर देखिए, ये है विक्ट्री चीयर्स, जहां पर जो बीएनपी का ऑफिस है ढाका में, उसके सामने
किस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं ये तस्वीर देखिए, और किस तरह से लोग, मैं ऑडियो नहीं इसकी बढ़ा रहा हूं, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से बीएनपी जो एक पॉलिटिकल ऑफिस है उसके ऑफिस के बाहर लोग इकट्ठा हुए हैं और किस तरह से यहां पर अब जीत का जश्न ढाका में मनाया जा रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि क्या है इस वक्त ढाका में हालात, ढाका में किस तरह से लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें बीएनपी के दफ्तर के बाहर की हैं। हाथ में आप देखिए यहां पर पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे हैं, इनके हाथ में माइक पर लोग वहां संबोधित कर रहे हैं। ये बीएनपी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं जो इस वक्त वहां ढाका में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो जीत तो है ही है यहां पर मनीष उनके लिए जो शेख हसीना के विरोधी रहे हैं। देखिए, अब जब शेख हसीना को देश छोड़कर निकलना पड़ा तो ऑब्वियस है कि उनके विरोधी तो जीत ही गए, लेकिन बांग्लादेश जीता कि नहीं ये बाद में तय होगा। क्योंकि देखिए 18 करोड़ की आबादी है, आप मुझे 18-20 हजार लोग दे दीजिए और कहीं भी किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर पे चढ़ जाइए, वो प्रधानमंत्री को जाहिर है जान बचाने के लिए निकलना पड़ेगा, फिर आप कहिए कि अब हमने देश पर कब्जा कर लिया। अगर यही मोडस ऑपरेंडी है, ज्यादा दिन नहीं बीते, 3-4 दिन पहले हमने देखा वेनेजुएला में क्या हो रहा था, किस तरह से लाखों की भीड़ इकट्ठा की गई। अच्छा, एक ब्रेकिंग और चल रही है स्क्रीन पर, ये ब्रेकिंग में देखिए बांग्लादेश का जो C-130 विमान जब भारत के एयर स्पेस में आया तो भारतीय सीमा में उसके घुसते ही हमारी एयरफोर्स अलर्ट हो गई। ये देखिए बांग्लादेश के C-130 विमान पर बड़ी खबर है, देश की वायुसेना अलर्ट हो गई सीमा में घुसते ही उसके। और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ जो लड़ाकू विमान थे वो भी हवा में पहुंचे चेक करने के लिए। ये क्या है सुमित? देखिए, ये प्रोटोकॉल होता है जब भी कोई बाहर की देश का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में घुसता है, और खासतौर पे अगर उसके अंदर उनका पीएम या फिर उनके फॉर्मर पीएम बैठे, तो ये प्रोटोकॉल होता है कि आप उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं, क्योंकि अब वो भारत की टेरिटरी में है, वो भारत की सुरक्षित घेरे में है। और इसलिए होता है क्योंकि अगर उनके ऊपर अटैक हो जाए कहीं से भी, तो उसको भी आप कह सकते हैं कि उसको सुरक्षित डालने के लिए, लैंड कराने के लिए इस तरीके के। ठीक है, मनीष अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से, 20 सेकंड। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो यह है कि जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ढाका से निकल रही थी तो मुझे लगता है बहुत हद तक उन्हें भी पता था कि वो कहां लैंड करने वाली हैं, और बहुत हद तक मुझे लगता है कि एक बार फिर अगर शेख हसीना ये आकर कहती हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें उनकी बची, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। सीधी सी बात यह है कि बांग्लादेश में आज की तारीख में जो हुआ। ठीक है, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही मनीष, बांग्लादेश मामले पर बहुत बड़ी खबर, कल संसद में बयान दे सकते हैं विदेश मंत्री, ये जानकारी आ रही है। संसद का सत्र इस वक्त चल रहा है और इसी बीच जानकारी आ रही है कि कल बांग्लादेश के मुद्दे पर बयान दे सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में।